सर, जैसे अभी आपने मीरवाइज का नाम लिया और कहा कि वो भी अलगाववादी होने के बावजूद जंतर मंतर पर आएगा 20 जुलाई को इनके साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम के लिए। आप सोचिए, अभी एक किताब जो सरकारी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर वो किताब लाइब्रेरी में दी गई है, जो पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर इस नाम से वो किताब है। उसमें सारे आतंकवादियों के नाम है सर, उसमें अलगाववादियों के नाम है और वहां की पर्सनैलिटीज है, उनका गुणगान है। और उस किताब में यहां तक लिखा गया है कि ये जो जम्मू कश्मीर है भारत का, ये जबरदस्ती भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है। आप सोचिए, वहां पर यूटी है, अभी वहां पर अभी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर में, सब कुछ देखते हैं। और उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ये सब हो रहा है। इस तरह की किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल लेवल पर उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। क्या वो अलगाववादी और आतंकवादी बने, ये सिखाया जा रहा है उनको सर। तो फिर आप सोचिए, चिट्ठियां भी लिखते हैं और फिर आकर कहते हैं कि हमको तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिला दो। देखिए, मैं इसमें केंद्र सरकार की भी कुछ कमजोरी मानता हूं। बात यह है कि चलिए केंद्र के हस्तक्षेप से, और एलजी वहां बैठे हैं, वो दोनों किताबें न केवल वापस मंगाई गई हैं बल्कि जो पब्लिकेशन है जम्मू का और दिल्ली का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है, गंभीर धाराएं उसमें लगाई जा रही हैं। लेकिन अरुंधति राय तो अभी 3 दिन पहले जंतर मंतर पर आकर के खड़ी होकर के कह गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अरुंधति राय जैसे को बोलने की आजादी कैसे मिली हुई है? इन पर क्यों नहीं गंभीर धाराओं में मामले दर्ज करके इनको अंदर डाला जाता? तो ये कमजोरियां हैं, इसीलिए कोई भी मुंह उठा करके आता है और केवल जंतर मंतर पर खड़े होकर के ये हरकतें नहीं करते हैं, ये दुनिया भर में घूमते हैं, इनको दुनिया भर में बुलाया जाता है और वहां भी ये इसी तरह की बकवास करते हैं जाकर के। तो कुछ कमजोरियां हमारी सरकार में भी है। अतिशय लोकतांत्रिक अपने को शो करने के चक्कर में ऐसे लोगों को आप खुली छूट नहीं दे सकते। वो स्थितियां परिस्थितियां तो आज भी कायम है ना, जिन स्थितियों परिस्थितियों के कारण सोनम वांगचुक को उठा करके जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो क्यों इतने लंबे समय के लिए इसको यहाँ नाटक नौटंकी करने के लिए लेटे रहने दिया जा रहा है? या ये जो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, जब पता है कि इनकी स्ट्रेंथ ही कुछ नहीं है, इनका कोई फॉलोअप ही नहीं है, इनके साथ ही कोई नहीं खड़ा है, बस कुछ गिने चुने चेहरे, वो योगेंद्र यादव और सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, ये इसी तरह के तो लोग आकर के वहां पर भाषण दे रहे हैं, या अरुंधति राय। तो फिर क्यों किसी को इतना छूट दी जा रही है? क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि खुद ही थक जाएंगे और चले जाएंगे? हर समय एक जैसी टैक्टिस और एक जैसी रणनीति कारगर नहीं होती है। आप 13 महीने तक उसको झेलते रहे, फर्जी किसान आंदोलन को, 100 दिन से ज्यादा तक शाहीन बाग को झेलते रहे। अब इनको भी 25 दिन होने जा रहे हैं और अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले इनको यहां से खदेड़ो, हटाओ इनको, कोई जरूरत नहीं है तमाशा करवाने की या पार्लियामेंट सेशन को डिस्ट्रॉय करवाने की। सर, इन्होंने तो आह्वान किया है कि बूढ़ी दादियों की अगुवाई में 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करेंगे। शाहीन बाग का पूरा पैटर्न फॉलो करने वाले ही तक तिलचट्टे, उसी तरीके का इन्होंने ऐलान किया है। लेकिन सर, इन सब पर तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि लगाम तो कसनी पड़ेगी ताकि तमाशा ना हो। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने तमाशा बुला लिया है, दूसरी तरफ पहले से ही जंतर मंतर पर कॉकरोचों का तमाशा चल रहा है, तीसरा तमाशा वो लेकर आएगा जो 20 दिन से लापता है, जिसके बारे में पता ही नहीं है वो एलओपी है कहाँ, क्या कर रहा है। तो आप सोचिए कि 3 तमाशे इकट्ठे होंगे 20 जुलाई के दिन और फिर से ये वही वाला टूल किट लेकर आएंगे, जिससे कि पूरा का पूरा सत्र जो है उसमें ये हंगामा करते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे और वो सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर बैनर पोस्टर लेकर घूमते रहेंगे। वो तो एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है और देश भी जानता है, मीडिया भी जानती है कि शुरू के 10-15 दिन उनको ठीक ठाक मसाला मिलेगा,
बार बार ब्रेकिंग न्यूज चलाने का। तो इन सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे लगता है कि सरकार को भी पता है कि इनको थकाओ, सबको सुर्खियां बनने दो, भाषण देने दो, प्रदर्शन करने दो, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, कभी काली ड्रेस पहन करके, और अब तो ये रंग बिरंगे तिलचट्टे भी आ गए हैं यहाँ, तो उनको भी मौका दो। और अलग अलग राज्यों से, लालू प्रसाद से लेकर के M.K. स्टालिन तक, सब यहाँ पर इकट्ठे हो ही रहे हैं। तो मीडिया के लिए तो मसाला ही मसाला है, अंजू जी। और सर इस तरह की हरकतें करके ये एक्सपोज भी तो हो रहे हैं ना, देश की जनता देख रही कि किस हद तक जाते हैं और क्या इनका पैटर्न है। लेकिन सर एक मुद्दा जो बीजेपी के लिए, मतलब मुझे लगता है किसी एम्बैरेसिंग से कम नहीं था, जो बीजेपी के लिए बड़ा असहज करने वाला था, वो था मध्य प्रदेश की दतिया वाला कांड। वहां पर नरोत्तम मिश्रा को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी सर? आप देखिए, बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ नहीं किया। देखिए, कुछ कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा है कि एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और चूंकि पृष्ठभूमि जो है वो संघ परिवार की है, तो संघ परिवार, जब हम संघ के साथ परिवार का नाम जोड़ते हैं, और आपने प्रधानमंत्री को भी या गृह मंत्री को भी सुना होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार की तरह ही संबोधित करते हैं और चलाते भी हैं। तो परिवार में कई बार, हम भी तो अपने परिवारों में देखते हैं ना, रिश्तेदारों में देखते हैं, कई बार कोई ज्यादा गुस्सैल किस्म का होता है, कई बार किन्हीं मुद्दों को लेकर के वो घर से भी रूठ करके चला जाता है, 2-4 घंटे बाहर रहता है यारों के साथ, फिर आ जाता है, कई बार घर में तोड़ फोड़ भी कर देता है गुस्से में। तो कुछ वैसा ही मामला ये भी है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले बात की है, वो पहले मुख्यमंत्री से मिले जा करके, नरोत्तम, और उसके बाद अब वो दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली भी आकर के बात करेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली से उनको ये दिशा निर्देश मिलने वाले हैं कि जो भी नया कैंडिडेट घोषित किया गया है उसके लिए आप चुनाव प्रचार के लिए लगिए, और जहां तक तुम्हारे टिकट देने ना देने का सवाल है, तो वो चिंता आप पार्टी नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं ऐसे असंतुष्टों के लिए, और पार्टी में परिवार की तरह एकजुटता बनाए रखने के लिए। तो वही सब डैमेज कंट्रोल मुझे लगता है कि कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो टॉप नेतृत्व है वो किसी को पूछता ही नहीं, कोई गाल फुला के बैठा है, कोई एक दूसरे का सिर फोड़ रहा है, तो उसको, हाँ, अलग अलग राज्यों में ये सब चलता रहा है ड्रामा। अल्टीमेटली लोग छोड़ के चले जाते हैं। बीजेपी में ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन सर चरणजीत सिंह चन्नी का मामला आपको क्या दिखता है? वहां पर आपको लग रहा है कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी पंजाब में? पहले भी तो हो चुकी है, पहले भी तो आप देखिए, सुनील जाखड़ गए छोड़ करके, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी छोड़ी थी, कई दूसरे चेहरों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो वैसे उम्र भी हो रही है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, तो उतने सक्रिय भी नहीं है वो, पर सुनील जाखड़ तो सक्रिय है। दूसरे लोग भी अब बीजेपी में काम कर ही रहे हैं। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक ऐसे खानदान का पार्टी के ऊपर एक वर्चस्व कह लीजिए, छाया कह लीजिए, या एक अहंकारी नेतृत्व कह लीजिए, कि लोग नाराज हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, तो उन चीजों को सुलझाया नहीं जाता है, कोई रास्ते नहीं निकाले जाते हैं। बीजेपी में रास्ते निकाल लिए जाते हैं, उनको आश्वस्त कर दिया जाता है कि चलो यहाँ आपको मौका नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा।